नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट में मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पटरी पर मौत बनकर दौड़ी ट्रेन, 50 भेड़ों समेत गड़ड़ियों की दर्दनाक मौत। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी का बड़ा एक्शन, 2 फार्मा कंपनी के प्रमुख गिरफ्तार। बीजेपी का बड़ा बयान, नौकरी पा चुके लोगों को ही नियुक्ति पत्र देकर चेहरा चमका रहे नीतीश, तेजस्वी यादव ने कहा। भ्रष्ट एआईजी पर कसा विजिलेंस का शिकंजा, पटना सहित 3 शहरों के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आइए चलते खबरों के विस्तार से। बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ रेलवे की पटरी ट्रेन मौत बनकर दौड़ी। हादसा भभुआ रोड स्टेशन के पास का है, जहां रेलवे की चपेट में आने से 50 से 60 भेड़ सहित गड़ड़ियों की कटकर मौत हो गई। पंडित दीनदयाल गया रेलखंड के भभुआ रोड स्टेशन के ट्रैक पर यह बड़ा रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच ये घटना बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर मोहनिया पुलिस पहुंची। बता दें कि रोहतास जिले के कागर थाना क्षेत्र अंतर्गत अररुआ गांव निवासी अवधेश पाल, जिनकी उम्र 45 साल, हर साल की भांति इस साल भी बरसात के दिनों में अपने भेड़ों को जौनपुर की तरफ चराने के लिए ले गए थे। बरसात के दिनों में क्षेत्र में घास नहीं मिल पाने की वजह से गड़ेरिया अपने भेड़ों के साथ ही दूरदराज इलाके में चले आते। जब हल्की ठंड आती तभी गड़ेरिया भेड़ों के साथ अपने इलाके की तरफ आते थे। इसके बाद ये घटना आज घटी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले के छोटे से गांव कुड़वा में के रहने वाले मजदूर पन्ना राम की इकलौते बेटे किशोर ने कांस्टेबल बनकर मिसाल पेश की है। किशोर के पिता मजदूरी करते थे, ऐसे में किशोर की पढ़ाई और घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किशोर ने अपने परिवार की माली हालत को देखकर खुद बच्चों को होम ट्यूशन देने लगा और अपने पढ़ाई के संसाधन को किसी तरह पूरा करता था। अब किशोर राजस्थान पुलिस का हिस्सा बन गया है। कहते हैं अभावों की भरी जिंदगी में हुनर वैसे ही निखरता है जैसे तब कर सोना कुंदन बनता है। यही अभाव एक इंसान को कुछ अलग करने की न केवल हिम्मत देते हैं, बल्कि उसे हर चुनौती से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत भी देता है। यही हिम्मत उस इंसान की झोली में सफलता भर ही देती है। दिल्ली आबकारी नीति के नए में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक और कार्रवाई की है। दिल्ली शराब नीति केस में एक्शन लेते हुए ईडी ने 2 फार्मा कंपनियों के प्रमुख शरद रेड्डी और विनय बाबू को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ईडी अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। बता दें कि इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है और बीते दिनों उनके पीए से पूछताछ की गई। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने शराब कारोबार से जुड़े आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुल्क के रहने वाले 2 बड़े कारोबारी शरद शेट्टी और विनय बाबू को अरेस्ट किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी कारोबारी शरद रेड्डी का करोड़ों रुपए का शराब कारोबार है। वहीं सूत्रों के अनुसार शरद रेड्डी अरबिंदो फार्मा नाम की प्रमुख कंपनी है, उनके प्रमुख हैं, जबकि विनय बाबू कर्नॉड रिकॉर्ड नाम की फार्मा कंपनी के प्रमुख बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिरयानी को लेकर हुए विवाद में 74 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। पत्नी द्वारा आग लगाए जाने के बाद पत्नी ने पति को गले लगा लिया, जिससे पति भी आग में जल में आ गए। इस घटना में दोनों झुलस गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। बता दें कि घटना चेन्नई के अयनावास की है, जहां सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी करुणाकरण और उनकी पत्नी पद्मावती टैगो नगर में रहते थे। दंपति के 4 बच्चे हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं।
वहीं बताया गया है कि सोमवार की रात पड़ोसियों ने दंपति के घर से चीख पुकार सुनी, जिसके बाद वो दौड़कर उनके घर गए, जहां पत्नी पत्नी बेहोशी की हालत में मिले। पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती भी कराया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। पंजाब में बेअदबी के मामले में नामजद आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह फरीदकोट में प्रदीप सिंह जब अपनी दुकान खोल रहा था, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कई गोलियां लगने से प्रदीप सिंह की मौत मौके पर हो गई। वहीं फायरिंग में उसके गैंग गनमैन और एक अन्य दुकानदार को भी गोलियां लगी है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदीप सिंह का कत्ल करने से पहले उसकी रेकी की गई थी, क्योंकि सुबह सड़कें खाली होती थी और आसपास के लोग भी कम होते थे। इसलिए आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए यही समय सही चुना था। यूपी के बदायूं में चल रहे ककोड़ा मेले में सपेरे द्वारा सांप दिखाने पर एक युवक ने सांप को अपने गले में डाल लिया, तभी सांप ने उसे डस लिया। वहीं युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लगाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल युवक गले में सांप डालकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त सांप ने उसके हाथ में डस लिया। उत्तर प्रदेश की कान्हा नगरी के विश्व विख्यात मंदिर ब्रज में तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के साझा प्रयास से ब्रिज रथ का उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो कार्यक्रम 11 दिवसीय होता है, जिसमें प्रत्येक दिन देश के माने जाने प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए निमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन बीते दिनों कार्यक्रम काफी अहम था। दरअसल ब्रिज रस उत्सव के में बीते दिनों हर हर शंभू गाने से प्रसिद्ध हुई अभिलिप्सा पांडा पहुंची थी, जिन्होंने देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उत्सव स्थल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले राधे राधे के साथ शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने बांके बिहारी का गाना गाया। फिर उन्होंने शिव शंभू का गाना गाकर समा बांध दिया। अभिलिप्सा का गाना सुनने के लिए ब्रजवासियों में काफी उत्सुकता देखी गई है। बिहार में विपक्ष ने नीतीश सरकार पर द्वारा बांटे जा रहे नियुक्ति पत्रों पर और रोजगार देने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना के ज्ञान भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पंचायत राज विभाग के अंतर्गत एक साथ कई कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर पूर्व पंचायती राज मंत्री और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नीतीश और तेजस्वी की गठजोड़ ने जिस तरीके से नियुक्ति घोटाले को अंजाम दिया है, वो बिहार के लिए अभिशाप है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे, तब हमने 27 पंचायत सचिवों की मई में नियुक्ति की और जून में सभी सिलेक्टेड लोगों को पोस्टिंग भी की गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना चेहरा चमकाने के लिए जबरन फिर से इन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि यही नहीं, 3 अगस्त 2022 को जब भाजपा सरकार में थी, तब 162 बीपीआरओ की बहाली हुई, लेकिन उन्हें भी सुपर सीएम तेजस्वी ने जबरन नियुक्ति पत्र देते हुए फोटो खिंचवाई। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस गठबंधन सरकार में नियुक्ति घोटाला किया जा रहा है। साथ ही एनडीए की सरकार ने बिहार की जनता को 1 लाख नियुक्ति की सौगात दी। 2 लाख शिक्षकों की बहाली की रूपरेखा को हम लोगों ने शुरू कर दी थी, लेकिन जब से चोर दरवाजे से सजाप्ता लालू यादव के बेटे सरकार में आए, तभी से घोटाले की शुरुआत हो गई है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो, लेकिन शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे और एनसीपी विधायक रोहित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस मार्च में हिस्सा लेंगे। शिवसेना और रासपा दोनों ने अपने युवा नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की पुष्टि की है।
जहां आदित्य इनके 11 नवंबर को राहुल के साथ यात्रा में शामिल होने की संभावना प्रकट की है, वहीं रोहित ने 3 दिन बाद हिंगोली में यात्रा में शामिल होने का बात कही है। कांग्रेस नेताओं ने यह कहा है कि उन्होंने विपक्षी दलों के युवा विधायकों की यात्रा में शामिल होने के लिए भी कहा है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख संजय राउत ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। अपनी रिहाई के तुरंत बाद वह भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान राउत के साथ उनके भाई एवं विधायक सुनील राउत और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। सांसद ने दक्षिण मुंबई के एक हनुमान मंदिर और शिवाजी पार्क में बाला ठाकरे स्मारक का भी दौरा किया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार राउत को करीब 5:30 बजे जेल से रिहा किया गया, लेकिन वह रात करीब 10:30 बजे ही पूर्वोत्तर मुंबई के नाहर स्थित अपने आवास में पहुंच गए। बदलते समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस समय सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर से लेकर बसें तक दौड़ रही हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। इन सब के बीच आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत लगभग आधी हो जाएगी। यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये दावा आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों का है। बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विभाग के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ऑन बोर्ड चार्जिंग की नई तकनीक बनाई है। वैज्ञानिकों की टीम ने लैब स्केल पर इसका सफल ट्रायल भी कर लिया है और इसके मॉडर्नाइजेशन के साथ ही बिजनेस प्रोग्रेस का भी काम जारी रखा है। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू की इस नई तकनीक में देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनियों ने भी खासा दिलचस्पी दिखाई दी है। बिहार में एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गुरुवार की सुबह विशेष निगरानी इकाई यानी स्पेशल विजिलेंस टीम ने निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रजिस्ट्रार एआईजी प्रशांत कुमार फिलहाल तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं। उनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट को आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत मिली थी, जिसके बाद वह यह कार्रवाई की गई है। प्रशांत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के रूप में जमकर अवैध कार्रवाई की। विजिलेंस छापेमारी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर और सिवान के कई ठिकानों पर जारी है। रेड के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं विजिलेंस की टीम आवास के कई दस्तावेज को खंगाल रही है। इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा अभी भी की जा रही है। दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति में सूची में से बाहर करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर किए जाने का बचाव करते हुए कहा कि ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने कभी किसी पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है। इस धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया। दलित ईसाई और दलित मुसलमानों की अनुसूचित जातियों के लाभों का दावा नहीं कर सकने का तर्क देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा है कि 1950 का संविधान आदेश किसी भी असंवैधानिक से ग्रस्त नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।